हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपकी सिक्योरिटीज़ लॉज एंड कैपिटल मार्केट की आप सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल सिस्टम टॉपिक पर छोड़ा था। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में ये समझा था कि हमारी इकोनॉमी की सिस्टम में जो हमारी सेविंग्स हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, वो कैसे चैनलाइज होती हैं और किस तरह से पहुंचती हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में तो बेसिक ये लिया था कि मान लो जो हम अपनी सेविंग्स कर रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है और किस तरह से उसका इकोनॉमिक बेनिफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ में हमने सिलेबस की बात की थी। तो फाइनेंशियल सिस्टम कोई डायरेक्टली टर्म नहीं है हमारे सिलेबस में, बट इसके जो पार्ट निकल कर आएंगे ना उस पर पूरे पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं। वो आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे है। हमने फाइनेंशियल सिस्टम को अगर हम एक लाइन में अगर इसको हम बोलते हैं ना तो ये है चैनलाइज सरप्लस इनटू प्रोडक्टिव यूज। एक लाइन में सरप्लस क्या है? हमारी सेविंग्स, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे घर में जो सेविंग्स पड़ी हैं वो सरप्लस है। और वो प्रोडक्टिव यूज कहाँ पर हो रहा है कि उसको बिजनेस में यूज किया जा रहा है। देखो, हमारे घरों में जो भी पैसा पड़ा है उस पैसे को अगर हम अपने ही घर में रखना शुरू कर दें और उसको बैंकों में या इंश्योरेंस में ना दें तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि इकोनॉमी में साइकिल रुक जाएगी, फंड फ्लो की साइकिल रुक जाएगी, गवर्नमेंट को करेंसी ज़्यादा प्रिंट करनी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम कमाएं और पैसा अपने घर में रखते चले जाएं और गवर्नमेंट नए नए नोट कमाती बनाती रहे। तो उससे क्या इफेक्ट आएगा कि इकोनॉमी में ओवर सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। तो इसके लिए ये चैनलाइज सरप्लस इनटू प्रोडक्टिव यूज होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने आपको सेविंग्स बताई थी कि हमारी सेविंग्स बैंक्स में पड़ी हैं, इंश्योरेंस में है, पीपीएफ में है, म्यूचुअल फंड में है, पोस्ट ऑफिस में है। आपने देखा इन सब में गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्पशंस देती है, टैक्स डिडक्शन भी आती है या एग्जेम्पशंस भी होती हैं। ऐसा क्यों करती होगी गवर्नमेंट? कि हमें कह रही है कि आप पैसा डालो, इंश्योरेंस पॉलिसी लो, पोस्ट ऑफिस में रखो, मैं इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा दूंगी आपको और टैक्स में भी कंसेशंस दूंगी। बेसिकली वो हमारे घर से पैसा निकलवाना चाह रही है। वो ये चाह रही है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं और जो हम अपने पास बचा रहे हैं खर्चा करने के बाद वो घर पे ना रखते रहें। गवर्नमेंट कहती है या तो आप स्पेंडिंग करो, स्पेंडिंग नहीं कर रहे तो उसको घर पे मत रखो, एटलीस्ट बैंकों में तो लेकर आओ। उसका रीज़न है, हमने समझा था कि जैसे ही हम यहाँ पर अपनी सेविंग्स का पैसा डालते हैं वो पैसा मूव होकर यहाँ जाना शुरू हो जाता है एक बिजनेसमैन के पास, जिसको लोन्स की ज़रूरत है या इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है या कैपिटल की ज़रूरत है। वो फंड्स जब बिजनेस में पहुंचते हैं तो बिजनेस से इकोनॉमी ग्रो होती है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने अगर मिस किया होगा तो मैं उनको बहुत शॉर्ट में एक समराइज दे देता हूं कि आम पब्लिक, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, सेविंग्स करती है अपनी। सेविंग्स क्या है? हमारा सरप्लस, जो हमने कमाया, खर्चा किया, जो खर्चा किया वो तो इकोनॉमी में वापस आ गया पैसा। अब जो सरप्लस बचा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप उसको बैंक में रखो। ज्यादा से ज्यादा प्रमोट क्या करती है गवर्नमेंट कि बैंक में रखो आप पैसा। अब अगर आप फंड्स को बैंक में सेविंग अकाउंट में या एफडी में रखोगे तो बैंक पैसा आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बढ़ा कर दे रहा है। बैंक आगे क्या कर रहा है? उसको लोन्स दे रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, मेनली लोन्स देता है। अब वो लोन दे रहा है तो वो किसको दे रहा है? एक बिजनेसमैन को ही तो दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को। अब बिजनेस एंटिटी जो होगी वो सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट बड़ा बोरर कौन है? कंपनी। तो ये पैसा अल्टीमेटली वो यहां जा रहा है फॉर्म में। अब ऐसे ही गवर्नमेंट कहती है आप इंश्योरेंस कराओ,
आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी अगर LIC है तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का, वो भी पैसे को यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, आगे वो कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, बैंक्स लोन दे रहे हैं। उसके बाद इंश्योरेंस पे गवर्नमेंट हमें डिडक्शंस देती है, एग्जाम्पशंस देती है। वो इसलिए देती है कि आपको एनकरेज करती है कि आपका सरप्लस फंड बाहर निकल कर आए। अगर आपने घर में रख लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करेंसी और प्रिंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस के बाद गवर्नमेंट कहती है आप पोस्ट ऑफिस में रखो, PPF में डालो। ये भी आगे क्या दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं। PPF वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी यहाँ पर बिजनेस में ही करेंगे आगे जिसको जरूरत है। ये बेसिकली सेवर है। और ये कौन है पैसे का यूजर, ये दोनों। अभी मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका सिक्योरिटी लॉ ही सारा इस पर बेस्ड है। अभी मैं बताऊंगा कैसे बेस्ड है। आज फाइनेंशियल सिस्टम को जब हम पूरा कर लेंगे तो आपको बड़ा हैरानी होगी कि इतना बड़ा मूवमेंट हो रही है। आप टैक्स में पढ़ रहे हो कि गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस दे रही है, बार बार म्यूचुअल फंड्स की ऐड आ रही है कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाओ। म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग स्कीम्स आती हैं, 3 साल का लॉक इन होता है। गवर्नमेंट कहती है आप दो, मैं आपको टैक्स एग्जेम्पशन दूंगी, उसमें टैक्स डिडक्शन दूंगी। क्यों गवर्नमेंट पागल है, अपना टैक्स छोड़ रही है और आपको पैसा भी बढ़ा कर दे रही है। उसका रीज़न है कि करेंसी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रुक गया तो काम खराब हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ये म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, म्यूचुअल फंड उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। इन्वेस्ट वो करेगा या तो इक्विटी में, मेजोरिटी उनकी इक्विटी होती है, या डेट इंस्ट्रूमेंट में, डिबेंचर्स वगैरह में लेगा। तो डिबेंचर इशू कौन कर रही है, कंपनी ही कर रही है। फिर म्यूचुअल फंड के बाद अब मेन कैटेगरी यही है जो हमारे घर में है। अगर हम प्रॉपर्टी में पैसा डाल रहे हैं तो प्रॉपर्टी से पैसा आगे रोटेट नहीं हो रहा, पर प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं तो बैंक से लोन आ रहा है तो वो भी किसी और का पैसा आ रहा है। अगर हमें लोन इजी है, प्रॉपर्टी पर लोन मिल जाता है, तभी हम इजीली खरीद पाते हैं। इससे कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है तो उसका फायदा क्या हो रहा है, सीमेंट कंपनियों को फायदा हो रहा है, स्टील कंपनियों को फायदा हो रहा है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। बट सबसे बुरा है कैश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कैश में इन्वेस्ट मत करो, कैश को घर पर मत रखो। गवर्नमेंट कहती है आप बैंकों में पैसा लाओ, कैश में मत रखो। कैश आप घर पे रख लोगे तो वो अनप्रेडिक्टिव है, ना तो आपको कुछ फायदा हो रहा है ना गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा है। और गवर्नमेंट को करेंसी का बैलेंस और खराब हो जाता है, मैनेज करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। इस सब के लिए गवर्नमेंट ने ये एवेन्यूज बना दी है कि आप इन जगहों पर पैसा रखो और लेकर आओ। अब ये बिजनेस एंटिटीज इस पैसे का यूज कहाँ करेंगी, वो कोई प्रोजेक्ट ही तो लगाएंगी। प्रोजेक्ट लगते ही क्या जुड़ गया, एम्प्लॉयमेंट। कोई बात नहीं, लास्ट क्लास रिपीट हो रही है आपकी, ध्यान से सुनना, ये बहुत पक्का कर लेना पूरे सब्जेक्ट को बेस बनाने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो उससे इनकम बढ़ रही है, साथ में गुड्स और सर्विसेज हो रही हैं, और गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जीडीपी को फायदा हो रहा है, सबकी इनकम बढ़ रही है। और वो किस कैटेगरी को फायदा दे रही है, पब्लिक को। ये बिजनेसमैन भी कौन है, हम पब्लिक। जॉब भी हम कहाँ करेंगे, हम पब्लिक। अब जब ये पैसा यहाँ से जीडीपी आएगी, पब्लिक आएगी, तो यहाँ से वो जो कमाएगा वो अल्टीमेटली इनकम इनको भी तो देगा ना। और ये इनकम घूम के फिर वापस कहाँ जाएगी, हमारे पास ही आएगी। मतलब एक मनी का साइकिल घूम रहा है, हम देते हैं, बढ़कर आता है, फिर देते हैं, फिर बढ़कर आता है, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं, और ये मनी की रोटेशन हो रही है। अल्टीमेटली फायदा क्या हो रहा है कि जिसको पैसे की जरूरत है वो यहाँ पर जाएगा। अब बात आ रही है कि ये लोग कहाँ पर जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम जो मैंने लिखा ना, ये आज हमें करना है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड करता है कि जैसे हमने कहा था कि दो लोगों के बीच में एक एजेंट और मार्केट होनी जरूरी है। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में मार्केट और होलसेलर होते हैं। अनाज मंडी में, सब्जी मंडी में भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोड्यूसर आ रहा है और कंज्यूमर आ रहा है, या वो सेलर शॉपकीपर्स आ रहे हैं, वो हमें ला कर दे रहे हैं। तो ये जो हमारा इकोनॉमी का फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, बेसिकली ये पैसे जा रहे हैं और पैसे ही रोटेट हो रहे हैं। ये रोटेशन ऑफ फंड है, चैनलाइजेशन ऑफ फंड है। कहां पर, सरप्लस से
और ये जहाँ कहाँ रहा है, यूजर के पास। और यूजर कौन है, बिजनेसमैन हो सकता है कोई भी। तो फाइनेंशियल सिस्टम तो एक सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट्स, ये दो मार्केट हैं, मनी मार्केट, अब मैं मार्केट को शॉर्ट में लिख रहा हूं, और कैपिटल मार्केट। हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस किया था, और थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखा भी था। मनी मार्केट किस चीज की है, शॉर्ट टर्म फंड्स, और मोस्टली यहां पर डेट है, और यहां पर क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स। यहां पर इक्विटी भी है प्लस डेट भी है, ये दोनों हैं यहां पर। अब जी इस मार्केट में आ कौन रहा है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए, जिसको हम इन्वेस्टर्स बोलेंगे। सरप्लस किसके पास है, सेवर। सेवर कौन है, पब्लिक, और पब्लिक का नाम क्या आ गया, इन्वेस्टर। अब मान लो मुझे शॉर्ट टर्म फंड, मेरे पास पैसा पड़ा है बट मेरे को कभी भी जरूरत पड़ जाएगी, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए कहां चला जाऊंगा, बैंक में चला जाऊं, जब मर्जी पैसे डालूं, जब मर्जी निकाल लूं। मुझे इंश्योरेंस करा लूं तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। अगर मैंने शेयर्स ले लूं, मैं डायरेक्ट डिबेंचर्स ले लूं, तो इन सब में पैसा इधर ही जाएगा या इधर जाएगा। मैंने शेयर्स ले लिए तो मैं कैपिटल मार्केट चला गया, मैंने बैंक में एफडी करा दी तो मैं मनी मार्केट में चला गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल बैंक एफडी। ट्रेजरी बिल सुने होंगे आपने, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये आगे आएंगी टर्म्स। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो किसकी बात हो रही है, शेयर्स और डिबेंचर्स की, इस फाइनेंशियल मार्केट में। तो इस फाइनेंशियल सिस्टम का पहला कंपोनेंट है मार्केट, जहां पर जिसके पास फालतू पैसा है वो आ रहा है। अगर उसको शॉर्ट टर्म फंड्स देने हैं तो वो मनी मार्केट चला जाएगा, लॉन्ग टर्म फंड्स देने हैं तो कैपिटल मार्केट चला जाएगा। तो ये दोनों मार्केट एक प्लेटफॉर्म दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अब ये जो पैसा हमारा इन्वेस्टर्स का, ये जो फंड्स हैं, हमने चाहे मनी मार्केट में दिए चाहे कैपिटल मार्केट में दिए, ये फंड्स अल्टीमेटली किसके पास जाने हैं, एक यूजर के पास, जो मैंने बताया था। अब इस यूजर को मैं बोल दूंगा इशूअर, जो सिक्योरिटीज इशू कर रहा है। अब मैं यहाँ प्राइवेट पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर अब सिर्फ बड़े बिजनेसमैन की बात हो रही है। तो ये जो यूजर है, ये फंड्स इसके पास चले गए, और ये वापस भी क्या दे रहा है, फंड्स। किस फॉर्म में, इनकम की फॉर्म में। इंटरेस्ट है वो, चाहे डिविडेंड है, और वो अल्टीमेटली पैसा किसके पास आ रहा है। तो ये मार्केट क्या निकली, पैसा दो पैसा लो। आप सब्जी लेने गए तो पैसे दो सब्जी लाओ, कपड़ा लेने गए तो पैसे दिए कपड़े ले आए, मोबाइल लेने गए तो पैसे दिए मोबाइल ले आए। बट अगर बैंक में गए तो पैसा दो पैसा लो, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दो पैसा लो, म्यूचुअल फंड में पैसे दोगे बढ़कर आएंगे या बराबर रहेंगे अकॉर्डिंग टू स्कीम्स। पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, पैसा दो वापस पैसा ले जाओ। तो इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम किस चीज का सिस्टम हुआ, ये बात किसकी कर रहा है, मनी, पैसा। तो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है या नहीं। मतलब अब आपने अपने हिसाब से बैंक में एफडी करा दी, आपको लग रहा है जी मेरे को तो शेयर्स में रिस्क है, प्रॉमिस नहीं है, वहां पर रिटर्न की गारंटी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आप बैंकों में आ जाओ जी, एफडी करा दो जी। आप कहते हो मुझे रिस्क लेना है, गवर्नमेंट ऑफ कहती है कंपनी के शेयर्स ले लो। आप कहते हो मुझे नॉलेज नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर लो, खुद मत करो। म्यूचुअल फंड का पूरा चैप्टर है आपके पास,
ये जो मैं लिख रहा हूँ इसमें से आधी चीज़ों में चैप्टर हैं आपके पास। कैपिटल मार्केट से तो कम से कम 5-6 चैप्टर निकल के आएंगे, पूरा सब्जेक्ट ही आपका कैपिटल मार्केट पे है। सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी लॉ ही किसके लिए बने हैं? कैपिटल मार्केट के लिए। मनी मार्केट बहुत थोड़ा सा पार्ट है, मेन पार्ट आपका कैपिटल मार्केट है। बट मनी मार्केट आप समझ लो आपका बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये सब मनी मार्केट का पार्ट है। शॉर्ट टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड दोनों हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म इसलिए लिख देते हैं कि इजी लिक्विडिटी हम कभी भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉन्ग टर्म भी लिख देता हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना आए। चलो, बट ये किस फॉर्म में है? डेट में। और ये किस फॉर्म में है? डेट और इक्विटी दोनों में। डिबेंचर किस मार्केट का पार्ट हो गए? अब कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट से नाम ही क्या समझ आ रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कैपिटल असेट, फिक्स असेट्स, उसको हम कैपिटल मार्केट बोल देते हैं। यहां तक बात समझ आई जी? उसके बाद अब मुझे बताओ कि मार्केट में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेटफॉर्म दे दिया जी, आपके को शॉर्ट टर्म फंड पार्क करने हैं, आपको रिस्क नहीं लेना, फिक्स करना है तो मनी मार्केट चले जाओ, और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप कंपनियों में आ जाओ, कंपनियों में पैसा लगाओ, कंपनियां ग्रो करेंगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हो गई। तो अब अगर ऐसे आप किसी भी मार्केट में जाते हो तो वहां पर कोई एक इंटरमीडियरी होता है, एजेंट होता है, होलसेलर होता है या शॉपकीपर होता है। तो ऐसे ही इस फाइनेंशियल मार्केट में भी इंटरमीडियरीज बैठे हुए हैं। चलो, उस इंटरमीडियरी से भी मैं आगे पहले इसको खोल दूं। इसके फिर दो पार्ट हो जाते हैं कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट, फिर इंटरमीडियरी पे आएंगे, और सेकेंडरी मार्केट। इसकी मैं स्लाइड अलग से बनाऊंगा, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क है। यहां पर आप ये समझ लो, यहां पर न्यू इशू ऑफ कैपिटल हो रहा है और यहां पर स्टॉक एक्सचेंज, यहां पर डीलिंग हो रही है। अभी आप सिर्फ इतना समझोगे, अलग से स्लाइड में पूरा समझाऊंगा। मतलब प्राइमरी मार्केट, कंपनी को पब्लिक इशू लाना है तो वो प्राइमरी मार्केट जाएगी। पब्लिक इशू आने के बाद शेयर्स डील कहाँ होंगे? स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोल रहे हैं। इतना आपने अभी समझना है। क्लियर हुआ जी? अब इनके बीच में लिंक, इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज आ गए यहां पर, जो आप फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर, अंडर राइटर, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इसकी भी अलग स्लाइड बनाऊंगा एक, वहां समझ आएगा। तीसरी, अब अगर मार्केट है, दुकानदार हैं, तो कुछ सामान भी होगा, तो यहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ईटीसी। इसको भी अलग स्लाइड में बनाऊंगा मैं, अभी तो आपको सिर्फ सिंपल दिया जा रहा हूं। फोर्थ जो इस सिस्टम का पार्ट है वो है रेगुलेटर। रेगुलेटर्स कौन है जी? यहां पर कंपनी एक्ट 2013, सेबी, डिपॉजिटरी, ये भी हमने लास्ट क्लास में लिखा था, एससीआरए लॉ, फेमा, ये सब एप्लीकेबल हो जाएंगे जब हम आएंगे। तो हम ये समझे कि अगर किसी भी एक मार्केट है तो मार्केट में प्रोडक्ट है, इंटरमीडियरीज है और लॉ है। हर मार्केट का, अनाज मंडी का, सब्जी मंडी का, जनरल मार्केट के ऊपर भी कोई ना कोई लॉ अप्लाई होता है। तो अगर मैं इसको अब बहुत ही समराइज फॉर्म में कर दूं तो हम फाइनेंशियल सिस्टम को क्या समझे? फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहला बड़ा कंपोनेंट है
फाइनेंशियल मार्केट, ये आप नोट करना चाहोगे तो इसको आप नोट करोगे। फाइनेंशियल मार्केट दो हो गई, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। लास्ट स्लाइड भी नोट कर सकते हो आप, और फिर मैं इनकी अलग अलग स्लाइड पर भी आ रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट की अभी स्लाइड बनाऊंगा मैं। ये तो हुआ हमारा पहला कंपोनेंट, एक मार्केट प्लेटफॉर्म दिया गया। फिर दूसरा कंपोनेंट आया इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज आए यहां पर सेकंड। थर्ड मैंने लिखा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। इसको मजाक मत समझना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम है, आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके आना होगा अगर क्वेश्चन आ गया तो, और कम से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा रेगुलेटर या लॉज। ये फोर्थ पॉइंट। अब जी यहां पर कौन आ रहा है, किसके लिए है, तो इस मार्केट में जो लोग आ रहे हैं हम उनको अब बोल देंगे इन्वेस्टर्स, जिसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, सेवर। और कौन आ जाएगा यहां पर, इशूअर, जो कौन है, यूजर, वो एक है कंपनी। यहां तक क्लियर हुआ जी। तो हम ये समझे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स। यहां से पैसा आ रहा है, यहां पर पैसा जा रहा है, और यहां से वापस पैसा, इनको फिर पैसा वापस मिल रहा है। अब आपको शॉर्ट टर्म लेना है तो आप यहां पर मनी मार्केट चले जाओ, यहां पर डेट ओनली है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और यहां पर इक्विटी भी है और डेट भी है, दोनों की आपको मिल रहा है। फिर मनी मार्केट बेसिकली बैंकिंग सिस्टम ज्यादा है, कैपिटल मार्केट में कॉरपोरेट्स हैं, यहां पर बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और यहां पर कॉरपोरेट्स, कंपनीज। इंटरमीडियरीज दोनों मार्केट के आएंगे, मनी मार्केट के भी और कैपिटल मार्केट के लिए। तो यहां पर ब्रोकर्स, बैंक्स, ये सब इंटरमीडियरी का रोल प्ले करते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारे आ गए, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और ये मैंने लॉ पिछली स्लाइड में लिख ही दिए थे। तो यहां से पैसा जा रहा है और वापस पैसा घूम कर आ रहा है। आप एक तरफ से पैसा दे रहे हो और आपको विद रिटर्न, वो यहां पर पैसा ले रहा है तो किस फॉर्म में ले रहा है, वो डेट की फॉर्म में ले रहा है या इक्विटी की फॉर्म में ले रहा है, और वापस भी जब देगा आपको तो यहाँ पर पैसा पहुंचेगा आपको या तो डिविडेंड की फॉर्म में होगा या इंटरेस्ट की फॉर्म में होगा, और प्लस आपका प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा अगर वो डेट की फॉर्म में है तो। प्लस प्रिंसिपल। क्लियर हुआ जी। तो ये एक सिस्टम है जो पैसे को चला रहा है, जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचा रहा है, जिसके पास फालतू है वहां से उठा रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चैनल बना रखा है ताकि हमारा फंड रोटेशन हो सके। अब आप देखो बड़े ध्यान से, आपने जन धन योजना सुना होगा, जनधन योजना क्या है याद करो, व्हाट इज जनधन योजना, बैंक अकाउंट्स फॉर पुअर या विलेजर्स, छोटे छोटे लोगों के लिए अकाउंट। ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। इसमें नो मिनिमम बैलेंस, रिक्वायर्ड, फ्री इंश्योरेंस, आई थिंक 1 लाख या 2 लाख तक का था।
ये मोदी गवर्नमेंट लेकर आई। उसमें पर्पस ये था कि जो गरीब लोग थे, विलेजर्स थे, गांव वाले थे, झुग्गी वाले थे, वो लोग जो कमाते हैं पैसा, चाहे उनके पास थोड़ा पैसा है, वो घर में रख लेते हैं। वो बैंक जाने से डरते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, और यहाँ पर लेस या नो डॉक्यूमेंट्स। अब उनके पास पैन आधार नहीं होता था, बैंक वाले अकाउंट नहीं खोलते थे। सेकंड, घबराते थे वो जाते हुए, बैंक वाले कॉपरेट नहीं करते थे। थर्ड, मिनिमम बैलेंस, कभी कोई बैंक 1000 रुपये मांगता है, कोई 2000 मांगता है, सबको अलग अलग मिनिमम बैलेंस की थी। तो गवर्नमेंट ने कहा आपके फ्री अकाउंट खोलेंगे हम, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं लेंगे, सिंपल राशन कार्ड से भी खुल जाएगा या कोई भी प्रूफ से खुल जाएगा। अब बेचारों के पास पैन नंबर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट खोलेंगे हम, और आपको फ्री इंश्योरेंस देंगे। ये अट्रैक्ट किया गया। इससे क्या हुआ, इंडिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि एक साल में नंबर ऑफ अकाउंट कितने बढ़े। आप मान के चलो कि मेरे ख्याल से फिगर आई थी, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हुआ था कि किसी कंट्री में एक साल में हाईएस्ट एक बैंक अकाउंट की ओपनिंग हुई और 15 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए थे। अब मान के चलो 2021 तक अगर अकाउंट 20 करोड़ बैंक अकाउंट खुल गए, 15 करोड़ तो पहले थे, अब 20 करोड़ हो चुके होंगे आराम से। अगर एवरेज बैलेंस किसी ने 500, किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 भी रखा हो, 1000 रुपये भी रखा हो, तो मल्टीप्लाई कर दो 20 करोड़ अकाउंट, तो 20,000 करोड़ रुपए आ गया। ये मैं बहुत कम फिगर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में आ गया। हुआ ये कि जो पैसा झुग्गी में पड़ा था, झुग्गी में आग लग जाती थी, चोरी हो जाती थी, बाढ़ आ जाती थी, पैसा बह जाता था, गरीब का पैसा था, बेचारे की मेहनत का पैसा था, वो रिक्शा चला कर आता था, सब्जी बेच कर आता था, वो पैसा खराब हो जाता था उसका, या वो किसी के पास रखता था, वो लेकर भाग जाता था। अब अगर उसका पैसा बैंक में पड़ा है, अब वो पासबुक में एंट्री कराने गया, 2 महीने 3 महीने बाद वो पैसा बढ़ गया, अब वो और खुश हुआ, उसने अपना सारा पैसा वहां रखना शुरू कर दिया। इससे उस गरीब का भला हुआ, गरीब के साथ साथ देश का भला हुआ, कि जो पैसा ब्लॉक्ड था, छोटा छोटा पैसा, वो निकलकर इकोनॉमी में आ गया और वो सर्कुलेशन में आ गया। और आप देखो कि जैसे ही हम लोग पब्लिक बैंक में पैसा रखते हैं, किसी ने 1000 रुपये रखा, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 1 करोड़। जैसे ही उन्होंने यहाँ पैसा रखा, बैंक आगे लोन्स देना शुरू कर देगा। वो लोन क्या देगा, देखो, बिजनेस लोन देगा, होम लोन देगा, ऑटो लोन में सारे आ जाते हैं, ऑटो लोन में कार, बाइक, स्कूटर फाइनेंस हो रहा है। अदर कंज्यूमर लोन्स, टीवी, फ्रिज वगैरह खरीदने के लिए देगा। पर्सनल लोन देगा, और बताओ बैंक कौन सा लोन देता है, याद करो, एजुकेशन लोन देगा और क्रेडिट कार्ड देगा। बैंक इस तरह से लोन देता है, कोई सिक्योर्ड होते हैं, कोई अनसिक्योर्ड होते हैं। अब देखो, यहां बैंक में पैसा आते ही पैसे के पैर लग गए, इसको बोलते हैं पैसे के पैर लग जाना। म्यूचुअल फंड के पास पैसा गया, वो उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा आया, उसने आगे इन्वेस्ट कर दिया, पैसे की रोटेशन शुरू हो गई। अगर ये पैसा हमारे घर में पड़ा हुआ है तो अनप्रोडक्टिव है, मनी सप्लाई को खराब करता है, मनी सर्कुलेशन को खराब करता है, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब जब ये लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बैंक खुद भी कमाएगा और हमें भी देगा। हमें यहाँ पर हमने पैसा दिया, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब बैंक अलग अलग तरह के लोन बांट रहा है। बिजनेस लोन देने से फायदा क्या हुआ, किसी व्यापारी ने, बिजनेसमैन लिया, नया काम धंधा शुरू किया, ग्रोथ हुई, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुई।
होम लोन से क्या फायदा हो रहा है? जब हमारा होम लोन से घर लेने की कैपेसिटी बढ़ गई तो हम किराए की जगह मकान खरीदने भागे, मकानों की कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, रियल स्टेट में ग्रोथ आई। अब आप देखते हो रियल स्टेट में सबसे ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयड होती है, सबसे ज़्यादा मजदूरों को काम मिला, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग सोसाइटी फ्लैट्स बनते हैं। अगर वो सोसाइटी के फ्लैट बिक रहे हैं तभी तो बन रहे हैं, और वो बिक क्यों रहे हैं? कि लेने आसान है। लेने आसान क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और लोन इजीली मिल रहा है। अब मैं 50 लाख 1 करोड़ का फ्लैट लेने जाऊँ, मेरी जेब में पूरे पैसे नहीं है, मैं 10-20 लाख देकर बाकी फाइनेंस करा लेता हूँ और मेरे को घर मिल जाता है। जो मैं किराए पे दे रहा था उतनी किस्त में मेरे को घर मिल जाता है। तो मेरा होम लोन से ये फायदा हुआ। बट होम लोन से क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन बढ़ी। कंस्ट्रक्शन बढ़ने से क्या हुआ? सीमेंट कंपनी, पेंट कंपनी, स्टील कंपनी, इलेक्ट्रिकल गुड्स, अगर आप अपने घर में देखो कितनी चीजें लगी हुई हैं। आपका घर बना सीमेंट से, उसके अंदर आयरन रॉड, स्टील की रॉड्स डली, लेंटर डला, पिलर्स डले, तो स्टील कंपनी जिंदल स्टील, टाटा स्टील, उनका फायदा हुआ। सीमेंट कंपनी एसीसी, बिरला, इनका फायदा हुआ। वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, उनसे गवर्नमेंट को टैक्स आए। फिर आप देखो वाइट वॉश हुआ, और पेंट तो हर साल 2 साल 3 साल बाद करवाते हो आप। पेंट हो रहा है तो पेंट कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल गुड्स आप घर में देखो कितनी लग रही हैं आपकी, तो इलेक्ट्रिक कंपनी ऊषा, हेवल्स, इनका फायदा हो रहा है। प्लम्बर फिटिंग्स, कजरिया सेरेमिक जैसी कंपनी, इनको फायदा हो रहा है। तो जितनी कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है उतना लेबर को फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये बैंक में पैसा नहीं आएगा तो लोन कैसे दिए जाएंगे? अगर बैंकों के पास पैसा है तभी तो वो लोन दे पा रहे हैं, और जब वो लोन दे पा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटलाइजेशन की बात करती है, इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात करती है, क्योंकि हिंदुस्तानियों को बीमारी पड़ी हुई है कि घरों में पैसा दबा के रखने का। और घरों में पैसा दबा के वही रखता है जिसकी 2 नंबर की इनकम है, या रिश्वत का पैसा है, या कोई गलत काम से कमाया हुआ है, क्योंकि वो बैंक में नहीं डाल सकता। तो जितना 2 नंबर का पैसा चल रहा है वो इकोनॉमी के लिए बैड है। तो गवर्नमेंट क्यों पीछे पड़ी रहती है कि आप वाइट मनी की रोटेशन में आओ। जीएसटी किसको मार गया? उन बिजनेसमैन को मार गया कि जो सेल टैक्स देते ही नहीं थे, कैश सेल करते थे। 1 करोड़ की सेल आ रही है, बुक्स में 10 लाख की दिखाते थे। अब जीएसटी से क्या हुआ? उनको ये रिटर्न्स भरनी पड़ गई, पीछे से जीएसटी ऑटोमेटिकली लग कर आ रहा है, बच नहीं सकते, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। तो जो लोग चोर हैं वो गाली देंगे जीएसटी को, हम ही तो करप्शन फैलाते हैं, हम ही तो नहीं देते। हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देते, जब केस फंसता है तो उसको रिश्वत दे आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो गलत काम में तो हम भी इन्वॉल्व हैं, हम गवर्नमेंट को गालियां क्यों देते हैं? तो ये चलो मैटर अलग है, बट ये समझ आया कि ये है पैसे के पैर लगना। कार, ऑटो लोन क्या बिक रही हैं? कार, बाइक्स, स्कूटर, ये भी हम काफ़ी लोन पे लेते हैं। अब अगर ये लोन पर जा रहे हैं तो जितनी ज़्यादा कारें बाइक बिक रही हैं उतना ज़्यादा पेट्रोल की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो पेट्रोल कंपनियों को भी फायदा हो रहा है। कार का मैंने मारुति का एग्जांपल लिया था कंपनी लॉ की क्लास में, कि मारुति की कार बनाने में स्टील भी यूज हुआ, पेंट भी यूज हुआ, टायर भी यूज हुआ, इलेक्ट्रिकल्स गुड्स भी यूज हुए, तो कितनी चीज़ों की इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है उससे। फिर आए कंज्यूमर लोन्स। कंज्यूमर लोन्स क्या है? जो हमने पर्सनल लोन के तरह ले लिए, या सॉरी टीवी फ्रिज वगैरह, टीवी ईटीसी। अब टीवी वगैरह कंपनियों के, इलेक्ट्रिकल कंपनियों की सेल बढ़ी। पर्सनल लोन, अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो तो घर में रखोगे क्या करोगे? आपका कोई पर्सनल खर्चा था, कोई शादी थी घर में, किसी को पैसे देने थे, कोई घर की रेनोवेशन करानी थी, ये सब पर्सनल लोन में लोग लेकर काम करते हैं। फिर एजुकेशन लोन, अगर एजुकेशन लोन दिया गया तो बैंक को इंटरेस्ट आ रहा है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, पढ़ लिख कर लोग अल्टीमेटली इकोनॉमी को बेनिफिट ही तो देंगे। फिर आया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से भी आप क्या करते हो? कुछ गुड्स ही तो खरीदोगे, इकोनॉमी में आ गया कि नहीं पैसा? तो ये बहुत बड़ा पैसा है। अब म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करेगा। एलआईसी को आपने पैसा दे दिया, वो भी आगे इन्वेस्ट करेगी, तभी तो आपको बढ़ाकर दे रही है वो। तो जितना ज़्यादा ये फाइनेंशियल सिस्टम का ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा बेटर होता चला जाएगा। क्लियर हुआ जी यहाँ तक? तो अब मैंने आपको ये समझा दिया। अब मैं इसका पहला कंपोनेंट ले रहा हूं, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को अब हम खोलेंगे। फाइनेंशियल मार्केट याद करो, मैंने 2 बताई हैं। पहली कौन सी है?
मनी मार्केट, और दूसरी कौन सी थी जी? कैपिटल मार्केट। यहां पर सबसे पहला क्या था? डेट। डेट ओनली। डेट किस फॉर्म में था? शॉर्ट टर्म भी था, शॉर्ट से मीडियम टर्म होता है नॉर्मली। और यहां पर क्या आ रहा है? डेट भी है प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर्स भी हैं, और शेयर्स ऑलवेज लॉन्ग टर्म होते हैं, परपेचुअल होते हैं। डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट या मीडियम टर्म होते हैं। तो यहां पर शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। क्लियर हुआ जी? दूसरा, यहां पर पार्टिसिपेंट्स कौन है? यहां लिख देता हूं मैं। यहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएफसीआई वगैरह जो बैंक नहीं है, एनबीएफसी, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एस्कॉर्ट फाइनेंस, ये भी तो पैसा लोन पर दे रहे हैं हमें। और यहां पर आ जाती हैं कंपनीज। कंपनीज कौन सी? या आप कॉरपोरेट्स बोल दो, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस कर रहे हैं। यहां तक समझ आया जी? यहां पर मैं टर्म का एक कॉलम बना देता हूं। ये इंस्ट्रूमेंट्स, यहां पर है एफडी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये सब डेट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज बोलते हैं इसको, इसको सीपी बोलते हैं। मैं यहां से अभी एफडी हटा देता हूं, सिर्फ अभी इंस्ट्रूमेंट्स लिखा है ना, एफडी इज नॉट इंस्ट्रूमेंट, ट्रेड ट्रांसफरेबल नहीं है, ये ट्रांसफरेबल है। ये सारे के सारे विथ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर। और यहां पर क्या आ जाएंगे? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। क्लियर है जी? ये दोनों में डिफरेंस है। यहां पर इसका रेगुलेटर आरबीआई है, और इसका रेगुलेटर सेबी है, और दोनों का हेड ऑफिस मुंबई है। ध्यान से देखना, जबकि दिल्ली कैपिटल है, हर चीज का हेड ऑफिस आपको दिल्ली मिलेगा, बट आरबीआई और सेबी दोनों का हेड ऑफिस मुंबई है। ध्यान रखना क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल, पैसे का कैपिटल हमारी मुंबई मानी जाती है। सारी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिस आपको वहीं मिलेंगे, फाइनेंशियल हब हम मुंबई को ही बोलते हैं, तो इसलिए इनके हेड ऑफिस भी मुंबई में है। यहां तक समझ आई? यहां पर रिस्क, ये फिक्स्ड इनकम है। यहां पर ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट क्या आ रहे हैं? डेट का मतलब क्या है? ये फिक्स्ड इनकम। तो यहां पर रिस्क वेरी लेस, यहां पर हाई हो जाता है। विजय माल्या भाग गया, पैसे डूब जाएंगे भाई। सीसीडी का मालिक मर गया, शेयर प्राइस नीचे आ गया, डूब गए।
सत्य में रामालिंगा राजू घोटाला कर गया, मर गए, हम टीचिंग में आ गए उसके कारण। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉरपोरेट्स में रिस्क ही बढ़ा देती हैं, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक प्रमोटर है। और आप ये जब नाम सुन रहे हो तो आपका इनमें भरोसा ज़्यादा आता है। तो फिर रिटर्न कहाँ ज़्यादा होगी? रिस्क है तो यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर फिक्स्ड होगी, और यहाँ पर रिटर्न फ्लक्चुएटिंग है अगर शेयर्स हैं तो। रिस्क हाई है और अनलिमिटेड पैसे की कमाई के भी चांसेस हैं। अब एफडी में तो आपको पता है कि मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलना है, या डिबेंचर में आपको पता है कि इतना इंटरेस्ट मिलना है, बट शेयर्स में तो आपको गारंटीड नहीं है ना कि डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। और अगर नहीं है भी तो कंपनी रिजर्व्स में डाल सकती है, नहीं भी देगी कंपनी को शेयर होल्डर कंपेल नहीं कर सकता डिविडेंड के लिए। तो ये फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो जाता है। तो अब आपको समझ आया दोनों मार्केट्स में क्या फर्क है। इसके नोट्स बना लेना, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। पहला क्वेश्चन हो गया आपका ये। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम तो बहुत लंबा है, वो तो कम से कम 7-8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा अगर आ गया तो। इसमें वो फाइनेंशियल मार्केट पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरमीडिएट्स का रोल पूछ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट पूछ सकते हैं, और इन्हीं पर आगे चैप्टर बनेंगे आपके। तो अभी मैंने इसको भी पूरा नहीं किया, अभी तो कैपिटल मार्केट की अलग स्लाइड खोलूंगा मैं। अभी कैपिटल मार्केट के टाइप्स हो जाएंगे आगे। अभी आपको पता चला कि फाइनेंशियल मार्केट 2 तरह की हैं, बट अब कैपिटल मार्केट के टाइप्स आगे बढ़ेंगे। देखो टाइप्स, ये मैं मनी मार्केट की बात कर रहा हूं। मनी मार्केट में 2 तरह की है, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज क्या है? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। नॉन ऑर्गेनाइज क्या है? चिट फंड, प्राइवेट मनी लेंडिंग, जो ब्याज पे पैसा लेते देते हैं। ये सब नॉन ऑर्गेनाइज हैं, इनको प्रॉपर सिस्टम में नहीं डाला गया। आप कमेटी या किटी देखते हो, कमेटी और किटी भी बेसिकली क्या है? मनी मार्केट का ही तो पार्ट है। कुछ लोग मिलकर पूल करते हैं और किसी एक जरूरतमंद को मिल जाती है। चिट फंड कमेटी का ही एक रेगुलेटेड फॉर्म है, चिट फंड का एक्ट है थोड़ा, बट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कौन से हैं? मनी मार्केट है। हो रही है बात क्लियर? तो मनी मार्केट इज मोर वाइडर देन कैपिटल मार्केट। बैंक ज्यादा है। अब आप अपने ही घरों में देखो कि कितने लोग शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा लगाते हैं, बट बैंकों में सबका पैसा है, इंश्योरेंस सबकी है। तो मनी मार्केट इज मोर ब्रॉडर देन कैपिटल मार्केट। हम प्राइवेट पैसा जो लोन पर ले रहे हैं किसी ब्याज वाले से, अपने दोस्त से ले रहे हैं, वो भी तो मनी मार्केट का पैसा है। पैसा दिया और पैसा लिया, पैसा ब्याज पे दिया, बढ़ा कर लिया, मैंने लोन लिया तो बढ़ाकर वापस करूंगा, वो भी मनी मार्केट का पार्ट है, बट वो अनऑर्गेनाइज हो जाता है, नॉन ऑर्गेनाइज हो जाता है। और अगर मैं कैपिटल मार्केट की बात करूं तो पूरी ऑर्गेनाइज्ड है। कैपिटल मार्केट में कोई भी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुए बिना कोई भी एंटिटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ये 100% ऑर्गेनाइज्ड है। कोई भी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के बाहर डील नहीं हो सकते, इलीगल है, पकड़े जाओगे। आपने कभी नहीं देखा होगा शेयर्स 1 to 1 बिक रहे हो, या आप कोई मार्केट खोल के बैठ गए, जबकि सब्जी मार्केट कोई भी खोल ले, अनाज मार्केट कोई भी खोल ले, बट बैंक भी कोई नहीं खोल सकता बिना आरबीआई के परमिशन के। कैपिटल मार्केट ऑर्गेनाइज है और इसके 2 पार्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मैं आऊंगा इन दोनों पर, दोनों मार्केट्स में क्या फर्क है इसकी एक अलग स्लाइड बना देता हूं ताकि आपके इजीली नोट्स बन जाए। यहां तक बात क्लियर हुई जी? आऊं आगे अब कैपिटल मार्केट के पार्ट पर। चलो, यहां तक हमें समझ आया, आपका एक क्वेश्चन पूरा हो गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब आते हैं
सिर्फ कैपिटल मार्केट पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैपिटल मार्केट वाली वो जो स्लाइड है उसका साइड तो लिखना ही है। अब कैपिटल मार्केट के जो पार्ट हैं ये हो गई प्राइमरी मार्केट, सॉरी एक है डेट मार्केट और एक है सिक्योरिटीज मार्केट जो आपके सब्जेक्ट का नाम है। दो, पहले तो हम इसके दो पार्ट कर देते हैं। सर इन दोनों में क्या फर्क है? यहां पर है होलसेल डेट, बॉन्ड्स ऑफ लॉन्ग टर्म, ये डेट मार्केट में आ जाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ये कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म है। ये कैपिटल मार्केट का मतलब ही क्या है? लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए बनी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जी सिक्योरिटीज 20-20 साल के लिए इशू होती हैं, 10-10, 20-20, 30-30 साल के लिए। सबसे ज़्यादा सेफ होती हैं। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, बट वो 1 साल तक के लिए होते हैं। तो बॉन्ड्स हो गए ऑफ लॉन्ग टर्म, होलसेल। सिक्योरिटीज मार्केट में क्या हो रहे हैं? वही शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सिक्योरिटीज मार्केट का पार्ट है। बट इसके दो पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने और इसको अब वाइट कर दिया। प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है? इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब मैं सिक्योरिटीज की बात करूंगा तो शेयर्स भी और डिबेंचर्स भी। तो सेकेंडरी मार्केट में सर क्या हो रहा है? डीलिंग इन सिक्योरिटीज, बाइंग सेलिंग। इशू अलॉटमेंट, यहां पर बाय सेल या ट्रांसफर भी बोल सकते हो। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, राइट इशू, बोनस इशू, ये सब इसी के पार्ट हैं। लिस्टेड कंपनी जो लाएगी या टू बी लिस्टेड, ये सब प्राइमरी मार्केट के पार्ट आ जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है डीलिंग, बाइंग सेलिंग ट्रांसफर। तो यहां पर ये मैंने लिख ही दिया है आईपीओ और यहां पर बाय सेल हो गया, इसको यही समझना, बाय सेल एंड ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसमिशन तो डायरेक्ट हो जाता है। खैर, अब प्राइमरी मार्केट के लिए जो लॉ है, जो आप सबसे बड़ा चैप्टर आप पढ़ोगे, सेबी, इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018, नंबर 1। नंबर 2, सेबी की एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस हैं, ये आप पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप। और भी बहुत सारे लॉ पब्लिक इशू से एप्लीकेबल हो जाते हैं, और कंपनी लॉ तो है ही है। और कंपनी लॉ का सेक्शन 24 याद करो। सेक्शन 23 क्या कहता है? कि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक ऑफर ला सकती है। सेक्शन 24 कहता है कंपनी तू जा सेबी के पास। कंपनी लॉ इंटरफेयर नहीं करता, वो कहता है पब्लिक इशू लाना है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है तो ये सेबी डिसाइड करेगी। तो वो सेबी का लॉ है जिसको हम सेबी आईसीडीआर भी बोलते हैं। आपकी सबसे ज्यादा क्लासेस इस पे लगने वाली हैं और फाइनल में आप फिर पढ़ोगे आप ये।
2 बार पढ़ोगे, बैकबोन है ये पूरे पब्लिक से पैसा लेने का। ये इतनी लंबी रेगुलेशंस हैं, सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये इसके पढ़ने के बाद आप ये समझोगे कि आपका रोल क्या है, एक्चुअल में कंपनी सेक्रेटरी का क्या काम है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी कहती हैं कि कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी होगा। मतलब कंपनी जब पब्लिक इशू से पैसा ले आएगी तो स्टॉक एक्सचेंज पर जाएगी लिस्टिंग कराने। लिस्टिंग का मतलब है कि उसके शेयर्स वहां पर अवेलेबल होंगे डीलिंग के लिए, तो वो जितने शेयर अलॉट करेगी उनकी वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएगी कि मेरे शेयर यहाँ पर ट्रेड हों। तो स्टॉक एक्सचेंज परमिशन देता है, जिसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग परमिशन को लिस्टिंग बोलते हैं, कि अब यहां पर इस कंपनी की ट्रेडिंग हो सकती है। दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग। क्लियर हुआ जी? लिस्टेड कंपनी कौन हो गई? जो पब्लिक इशू लाई थी, शेयर अलॉट किया और उसने स्टॉक एक्सचेंज पर अवेलेबल कराए, स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन दी और वो वहां पर डीलिंग हो रही है। क्लियर हुई जी बात? अब इसका सेकेंडरी मार्केट का कौन सा लॉ है? इसका लॉ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जो पहला चैप्टर मैंने आपको दिखाया था सिलेबस में आपके, SCRA। स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड कैसे होगा, स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज क्या होंगे, वो सारा यहां पर आ जाएगा। डिपॉजिटरी एक्ट दोनों जगह एप्लीकेबल होता है। और यहां पर भी एप्लीकेबल है डिपॉजिटरीज एक्ट, क्योंकि जब शेयर इशू होंगे तो अलॉटमेंट के बाद आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे, और अलॉटमेंट के बाद जब आप बाय सेल करोगे तो भी डीमैट अकाउंट आएगा। तो डिपॉजिटरीज एक्ट क्या आ जाता है? डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट के बिना कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती। इसको भी हम पढ़ेंगे, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलता है, वो भी आप करवाऊंगा मैं 10 साल सेबी का रजिस्टर्ड सब ब्रोकर रहा हूं। मैंने टेस्ट दिए हुए हैं, सेबी के ऑफिस गया हुआ हूं, स्टॉक एक्सचेंज गया हुआ हूं, मैंने पूरा ये काम किया हुआ है। जो आप बॉम्बे में दलाल स्ट्रीट देखते हो, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज देखते हो, वहाँ पर मैं पर्सनली गया हुआ हूँ। वहाँ के ब्रोकर्स, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहे थे वो हमारे ब्रोकर थे, उनसे काफ़ी हमारे क्लोज रिलेशन थे, MG दमानी। तो काफ़ी ये मेरा आना जाना इन मार्केट्स में रहा है। और एज अ सब ब्रोकर मैंने काम भी किया और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी की है, और अभी भी चलता रहता है। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? तो ये सेकेंडरी मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग सेलिंग। प्राइमरी में क्या हो रहा है, इशू ऑफ सिक्योरिटी। इस स्लाइड की एक जगह छोड़ लेना, और कोई पॉइंट अगर आएंगे तो मैं यहां पर और ऐड करवाऊंगा। तो अभी हमने देखो क्या क्या समझ लिया। फाइनेंशियल सिस्टम का पहला कंपोनेंट समझा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट कर दिए हमने, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का आपको कंपैरिजन लिखवा दिया ताकि क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो। फिर कैपिटल मार्केट के 3 पार्ट हो गए। डेट मार्केट जहां पर सिर्फ होलसेल डेट डील हो रहा है, बॉन्ड्स वगैरह, और एक हो गई प्राइमरी और सिक्योरिटीज मार्केट जहां पर डिबेंचर सिक्योरिटीज की फॉर्म में आ जाते हैं, वो होलसेल नहीं होते। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट 2 पार्ट हो जाते हैं इसके। और अब सेकेंडरी मार्केट का फर्दर आगे पार्ट है, अभी तो कहानी कहाँ खत्म हुई। अब ये सेकेंडरी मार्केट का फर्दर पार्ट, चिंता मत करो, इसकी समरी फिर बना दूंगा मैं। एक है कैश मार्केट और एक है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में हो जाते हैं, कैश मार्केट में तो होती है डीलिंग विथ डिलीवरी, ऑनरशिप। इंट्राडे भी होती है या इंट्राडे। अब ये जो वर्ड है, इंट्राडे मतलब मैंने आज लिया और आज ही बेच दिया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई। और अगर मैंने कहा मुझे कंपनी के शेयर चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम आए, तो विद डिलीवरी। डेरिवेटिव मार्केट होता है फॉर शॉर्ट पीरियड, इंडिया में अप टू 3 मंथ्स तक के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अभी यहाँ बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, डेरिवेटिव मार्केट पे कम से कम 4-5 क्लास लगेंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। डेरिवेटिव मार्केट के 2 पार्ट हो जाते हैं फिर, फ्यूचर
और ऑप्शन। ये तो बस सिर्फ आंख मीच के लिख लेना, दिमाग मत लगाना क्या है। क्लियर हुआ जी? तो मैं अगर अब समराइज करूं शॉर्ट में सिर्फ कि हमने कैपिटल मार्केट को कितने पार्ट में कर दिया, डेट मार्केट, दूसरा क्या हुआ सिक्योरिटीज मार्केट। पहले तो हमने इसके दो पार्ट किए, सिक्योरिटीज मार्केट को फिर हमने क्या किया प्राइमरी, और दूसरी हमने क्या कर दी सेकेंडरी। सेकेंडरी के फिर हमने दो पार्ट कर दिए, कैश और डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के फिर दो पार्ट कर दिए, फ्यूचर, ऑप्शन। ऑप्शन के फिर दो पार्ट हैं, कॉल और पुट। ये कंप्लीट होगा। मैं यहां पीछे भी लिख देता हूं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। बहुत तसल्ली से समझोगे, ये बिल्कुल नई दुनिया है। डेरिवेटिव्स, कैश मार्केट, सेकेंडरी मार्केट पे कम से कम 10 क्लास लगेंगी तो जाके समझ आएगा ये मामला क्या है। अभी तो सिर्फ बुद्धि में डालते जाना कि हमने ये पढ़ना है। डेट मार्केट पर भी पढ़ाई करनी है, प्राइमरी मार्केट पे भी चैप्टर है, सेकेंडरी मार्केट पे भी चैप्टर है। अब मैं इसको और आपको शॉर्ट में कर दूं तो यहां पर होलसेल डेट था, यहां पर इशू एंड अलॉटमेंट था, यहां पर ट्रांसफर बाय सेल हो रहा है सिक्योरिटीज का। ये मेन फर्क समझोगे आप। यहां पर आईपीओ आ रहे हैं, एफपीओ आ रहा है, यहां पर ट्रेड हो रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है। तो एक्चुअल में स्टॉक मार्केट खोलकर जब मैं दिखाऊंगा तो आपको ये समझ आएंगे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग यहां बाय सेल करके देखेंगे कि शेयर्स कैसे बाय हो रहे हैं, कैसे सेल हो रहे हैं, आपके सामने बाय सेल करके दिखाऊंगा तो आपको और बेटर समझ आना शुरू होगा कि हम स्टॉक मार्केट को कैसे करते हैं। तो ये तो अब आपको पता ही है कि मेरा तो आधे से ज़्यादा जन्म इसमें निकला है, तो पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए और समझ आने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ जी यहाँ तक? अब हमने आज क्या किया, ये पार्ट कर लिया हमने, एक फाइनेंशियल सिस्टम का पहला पार्ट फाइनेंशियल मार्केट। अगले जो 3 पार्ट हैं, इंटरमीडिएट्स पर भी पूरा चैप्टर है, इंस्ट्रूमेंट भी आपके चैप्टर्स के बीच में डले हुए हैं, और रेगुलेटर्स पे तो पूरे पूरे आपके हैं ही हैं। जो मैंने आपको कहा था कंपनी लॉ आप अलग से मॉड्यूल 1 में पढ़कर आ रहे हो, सेबी एक्ट पढ़ोगे आप, डिपॉजिटरी एक्ट पूरा चैप्टर है, मैं आपको अभी सिलेबस दिखाता हूं, एससीआरए पूरा चैप्टर है, फेमा आपका ईबीसीएल में आ जाता है, ये आपका सीएल में पढ़ोगे आप। ये ईबीसीएल में इंस्टीट्यूट ने 40 मार्क्स की वेटेज दे रखी है फेमा के चैप्टर्स की, और डिपॉजिटरी। अब एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा तो और आपको समझ आएगा। कल भी देखा था, एक बार दोबारा देख लो। देखो जी, अब मैंने देखो जो आज चार्ट बनाया है, ध्यान से देखना, इसमें से क्या क्या निकल कर आता है। इस चार्ट से देखना क्या आपका सिलेबस निकल के आएगा। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनेगा, कैसे डीलिंग होगी, सेबी सबसे बड़ा रेगुलेटर, डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी, ये आपके फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट आए कि नहीं रेगुलेटर के। सेबी की आईसीडीआर याद करो, प्राइमरी मार्केट का बताया था मैंने, आईसीडीआर रेगुलेशन, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एलओडीआर, सेबी के टेक ओवर रेगुलेशन, एक अगर आप एक कंपनी की लिमिट से ज्यादा शेयर लेना चाहते हो तो ये लॉ अप्लाई होगा, उसके प्रोविजंस फॉलो करने हैं आपने। बायबैक, कंपनी अपने शेयर वापस खरीदेगी। चलो मैं अभी आज की स्लाइड तक की बात करूं तो ये 5 चैप्टर निकल के आए जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेशंस के पार्ट हैं। बाकी हैं नीचे वाली भी रेगुलेशन ही,
फिर देखो डी लिस्टिंग, कंपनी लिस्ट करा के अगर स्टॉक एक्सचेंज से हटना चाहती है तो उसका भी लॉ है। ईसॉप, आपने कंपनी एक्ट में सेक्शन 62 में पढ़ा होगा ईसॉप, तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो ईसॉप के प्रोविजन से भी बनाएगी। स्वेट इक्विटी भी सेक्शन 54 में, आप जब कंपनी लॉ में पढ़ते हो तो वहां भी ये रूल्स में कह के छोड़ दिया जाता है कि लिस्टेड कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से भी बनाएगी। इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन पे काम हो रहा है तो ये सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड आ गया, इंटरमीडियरीज का पार्ट है ये। म्यूचुअल फंड इंटरमीडियरी कैसे है, आपने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, वो आगे इन्वेस्ट करता है, कंपनी से कमा के खुद कमाता है और आपको देता है। इट इज लाइक अ बैंक, बैंक पैसा ले रहा है आपको, आगे लोन दे रहा है। म्यूचुअल फंड आपसे पैसा ले रहा है, आगे इन्वेस्ट कर रहा है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। जब क्लास आएगी आपको लाइव क्लास दिखाऊंगा, अकाउंट्स खोल के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कैसे कैसे मेरे क्लाइंट्स ने की हुई हैं उनकी। तो हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी इसी का पार्ट है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ओम्बड्समैन, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर कोई कंप्लेंट्स हैं इन एजेंसी से तो उनका सॉल्यूशन सेबी करेगी, मतलब इन्वेस्टर को कोर्ट्स में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, तो सेबी ही यहाँ पर अपॉइंट करती है जो इन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट सुनेगी। फिर देखो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, सेकेंडरी मार्केट का पार्ट। इंटरमीडियरीज, जो मैंने कहा पूरी की पूरी लिस्ट आएगी इंटरमीडियरीज की जो हम पढ़ेंगे। स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर, डिबेंचर ट्रस्टी, नाम सुने हुए हैं आपने, डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी लॉ जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने सुना होगा, या अभी पढ़ोगे सेक्शन 71 में आता है कि अगर 500 लोगों से ज़्यादा कोई डिबेंचर हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं, तो डिबेंचर ट्रस्टी रखना जरूरी है। और कंपनी लॉ में इंटरमीडिएट्स के बारे में ज़्यादा नहीं आता, डिबेंचर ट्रस्टी आता है। बाकी अंडरराइटर आपने सुना हुआ है, बैंकर टू इशू अलग एक नई कंसेप्ट है आपके लिए। उसके बाद स्टॉक ब्रोकर आपने सुना हुआ है, मर्चेंट बैंकर शायद नहीं सुना होगा, या मर्चेंट बैंकर के यहाँ आपके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, हाईली पेड, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है मर्चेंट बैंकिंग में आपके लिए। उसके प्रोस्पेक्टस बनाता ही मर्चेंट बैंकर है, इतना आप समझ लो। पब्लिक इशू आता है, प्रोस्पेक्टस आता है, इतना आप जानते हो। तो उसको बनाने के लिए एक्सपर्ट एजेंसी ही मर्चेंट बैंकर है। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरमीडिएट्स का रोल क्या रहता है। आज मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं देना चाह रहा कि मैं सिर्फ अभी मार्केट पे स्पेसिफिक रहना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। इंटरमीडिएट्स कम से कम 15-16 इंटरमीडिएट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, उनके बारे में। ये डिपॉजिटरी भी इंटरमीडिएट है, म्यूचुअल फंड भी इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब है जो लिंक बिटवीन टू पर्सन, प्रॉपर्टी डीलर बायर सेलर के बीच में, शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, ऐसे ही बैंक लेंडर और बोरर के बीच में। हमने पैसा एफडी दी, हम लेंडर हैं, जो पैसे लेने आया वो बोरर है, बैंक तो बीच में अपना हिस्सा ले रहा है ना, बैंक इज इंटरमीडिएट। तो ये इंटरमीडिएट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिक्योरिटी लॉ, जैसे प्रॉपर्टी डीलर की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट यहाँ पर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है, शेयर्स की बाइंग सेलिंग करवानी है, तो आपको सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप उसका लॉ पढ़ोगे कि रजिस्ट्रेशन का लॉ क्या है। अब समझ आ रही है ये नई दुनिया में जो आप एंटर कर रहे हो। तो अभी मैं अगर रिकैप करूं तो हमने आज ये पढ़ा कि फाइनेंशियल सिस्टम के 4 पिलर, फटाफट बता दो। पहला पिलर फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा पिलर इंटरमीडिएट्स, तीसरे पिलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ पार्ट रेगुलेटर। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट क्या है। 2 तरह की मार्केट है ब्रॉडली, मनी एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फिर 3 पार्ट हो जाते हैं, ये स्लाइड आप नोट करोगे, और कैपिटल मार्केट के 3 पार्ट हो जाते हैं। डेट, सॉरी 2 हो जाते हैं, सिक्योरिटीज, इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। याद रहेगा इतना? तो क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ कैपिटल मार्केट्स के, व्हाट इज द रोल ऑफ, या व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कैपिटल मार्केट क्या है, वहां पर क्या हो रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए सिर्फ सिक्योरिटीज मार्केट पे, तो आपको ये लिखना है कि इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के 2 पार्ट हो गए, डेट मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट। ओल्ड सिलेबस में तो डेट मार्केट पे पूरा एक चैप्टर था, न्यू सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दिया है। सिक्योरिटीज मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करवा रही है,
किस फॉर्म में इशू हो रही है? सिक्योरिटीज की फॉर्म में इशू हो रही है। सिक्योरिटीज मार्केट के दो पार्ट हैं, प्राइमरी की इशू कैसे होंगे, इशू होने के बाद डीलिंग कैसे होंगे सेकेंडरी मार्केट में। तो यहां पर तो हो रहा है इशू और यहां पर हो रही है डीलिंग। इतना भी आप माइंड में समझोगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा। फिर सेकेंडरी मार्केट के दो पार्ट आगे आ जाते हैं, कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो ये जब आप पार्ट करोगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ जी? तो इनसे अलग से सिक्योरिटी मार्केट पे क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल मार्केट पे आ सकता है, रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट पे आ सकता है, रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट पे आ सकता है। तो जब हम इनके चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आने दो, हम आंसर देने को तैयार हैं। इसीलिए हाईएस्ट मार्क्स हम लेकर बैठे हैं, तो हमारे पास आगे भी हाईएस्ट ही आएंगे। तो बड़ा प्रैक्टिकली चलेंगे, एक एक चीज को लेकर चलेंगे। आई होप कि आज का जो क्लास है आपको यूजफुल रहेगी। इसको अच्छी तरह से नोटिंग करोगे, यहीं से पढ़ोगे, फिर मैं जब बुक पर आऊँगा अपने आप आपको बुक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।